अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम पार्ट टू है ये हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, यानी कि बड़ी आंत की सोजिश या कॉलॉन की सोजिश का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स, मैंने जैसे पिछली बार बताया था आपको कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं, वो डिस्कस करेंगे और उनकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स में ये होता है कि जी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स्ड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अनक्लासिफाइड। ये चारों मैं आपको आम फहम में बताऊंगा। नंबर वन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया का मतलब ये है कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बड़ी आंत की सोजिश जिसमें इंसान को दस्त लग जाए या पेचिस लग जाए, उसमें वो पानी की तरह होना ज़रूरी नहीं है। दिन में 3 से ज़्यादा दफ़ा बड़ा पेशाब अगर या पखाना आपको आता है तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया में आता है। उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन जो है, उसमें ये होता है कि आपका पखाना सख्त हो जाता है और हर तीसरे दिन के बाद तीसरे दिन आपको बड़ा पेशाब आता है। अगर हर तीसरे दिन आपको बड़ा पेशाब आता है तो वो आप क्लासीफाई करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन में। अब इन दोनों के दरमियान में जिस बंदे को तीन से ज़्यादा दफ़ा बड़ा पखाना नहीं आता या हर तीसरे दिन जो है ना वो बड़ा पेशाब या पखाना नहीं आता, तो उनको हम कह देते हैं कि जो वो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कभी जो है वो दस्त लग जाते हैं, कभी जो है वो कब्ज़ हो जाती है, तो इनको हम कह देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स। ये मिक्स टाइप आती है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं यार हमें नहीं इतना अंदाज़ा कि जो है ना हमें पखाना कैसा आ रहा है, हमारा ठीक आ रहा है, या कुछ लोगों को नहीं अंदाज़ा होता इस चीज़ का, और ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना बड़े पखाने का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो उनको हम अनक्लासीफाइड की लिस्ट में रखते हैं। तो ये 4 टाइप्स की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है। अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखें, जनरल ट्रीटमेंट है और हर टाइप की अलग ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ तो ऑब्वियसली मैं जो है ना इधर नहीं बताऊंगा, क्योंकि दवाइयाँ बताने को मैं एथिकली नहीं समझता कि वीडियोस के ऊपर या चैट के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर मैं मोस्टली दवाइयाँ बताने से बहुत परहेज़ करता हूँ। एक्सेप्ट ओवर द काउंटर ड्रग्स को बताना जो है वो कोई मसला नहीं होता। तो बेसिकली जो जर्नल ट्रीटमेंट है, जो आईबीएस है, कोई भी टाइप का आईबीएस अगर आपको है, आपको बढ़िया सोजिश है, तो उसमें आपने अपनी फाइबर डाइट को बढ़ाना है। फाइबर में डाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे इस्पगोला हस्क या सीलियम लेग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो कई पाउडर्स के नाम से आते हैं, ठीक है, बाज़ार में कई किस्म के नाम से इस्पगोल मिलेगा आपको, जिसमें पिसा हुआ भी मिलेगा, नॉर्मल छिलका भी मिलेगा। वो जो भी है 30 ग्राम डेली की बेसिस पे आपने वो लेना है। 30 ग्राम डेली अगर आप अपनी डोज रखते हैं तो आपको जो पखाना सख्त आता है या नरम आता है, दोनों सूरतों में ये आपकी इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। दिन में कम अज़ कम 30 से 45 मिनट आपने, और हफ्ते में 5 से 6 दिन जो है ये आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी है। उससे भी आपकी जो है आईबीएस के सिम्टम्स वो इम्प्रूव करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी के बाद लो एफओडी मैप। लो एफओडी मैप जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डाइट याद रखना इतना आसान नहीं है। लो एफओडी मैप डाइट है और ये बहुत बड़ा चार्ट है। इसका चार्ट जो है वो आपको मैं अभी पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते। फिर जर्नली आपने जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, कि आपने दूध से अपने आप को अवॉइड करना है। उसके अलावा स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से अवॉइड करना है, कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह से आप अवॉइड करना है, और ग्लूटेन डाइट से अवॉइड करना है। ग्लूटेन मतलब ये है कि जिसमें गंदम की डाइट हो, गंदम की डाइट से आपने अवॉइड करना है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं डाइट के अंदर। फिर लो एफओडी मैप डाइट जो है आपकी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या आता है। फिर एक चीज़ जो है स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है। अगर आप स्ट्रेस को जो है वो खुद फिज़िकल एक्टिविटी करके, योगा एक्सरसाइज वगैरह करके मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लें और क्लासेस लें, ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह आईबीएस भी मैनेज हो जाएगा। फिर मैं आपको एक वो बात बताना जो पहली वीडियो में बताना भूल गया, कि आईबीएस जो है बेसिकली डिजीज़ है यंग एज की, तो इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। एक तो ये डिजीज़ नहीं है, इस वजह से इसका ज़िंदगी के ऊपर ये कोई असर नहीं करती, यानी ज़िंदगी बड़ी या छोटी नहीं करती। दूसरी चीज़ ये कि ये विद एज इंप्रूव कर जाती है खुद ब खुद। तो दवाइयाँ लेने की कई दफ़ा इंसान को शुरू में ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम
जो है दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती और दवाइयों से बंदा जान छुट जाती है। लेकिन इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे कई पेशेंट हैं वो बड़े बेसब्र हो जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते मेडिसिन लेते हैं, आराम नहीं आया जी, हम जी डॉक्टर चेंज कर लिया। और मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आए जो कि पूरे पूरे शहर में सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से घूम फिर के आते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि देखें, आप जिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, बेशक मेरे पास आएँ या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएँ, लेकिन आप एक मेडिसिन के ऊपर फोकस करें। आप जब उस मेडिसिन के ऊपर आराम आना शुरू हो गया तो मेडिसिन छोड़े नहीं कि दोस्त मेडिसिन लेके छोड़ दिया, आराम आ गया जी, और आपने समझा कि जी हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम कई दफ़ा 9 महीने, साल भी लग जाता है मेडिसिन को अपना फंक्शन करते हुए। और उसके बाद बेसिकली कई लोगों को हमें मेंटेनेंस देनी पड़ती है मेडिसिन की 5-5 साल, 10-10 साल। तो ये नहीं है कि जी इसमें कोई पक्का इलाज मौजूद है और वो इलाज हो जाएगा। हमने बेसिकली आपकी बड़ी आंत के फंक्शन को कंट्रोल करना है। उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, यूँ समझ लें आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, और उसको कंट्रोल में लाना है और दवाइयों से कंट्रोल में करते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो फिर दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और इस तरह ये मसला मसाइल आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आएँ हम लो FOD डाइट पे। वो मैंने क्योंकि लिखी हुई है, वो बहुत बड़ी डाइट है, उसमें मैंने मोटी मोटी बातें लिखी हैं आप लोगों के लिए कि आपको बता दूं कि लो FOD मैप, FOD मैप बनता क्या है? F से बनता है फर्मेंटेड, O से बनता है ओलिगोसैकेराइड्स, D से बनता है डाइसैकेराइड्स, M से बनता है मोनोसैकेराइड, ठीक है जी, A से बनता है एंड P से बनता है पॉलीओल्स। ये बेसिकली जो साइंस जानते हैं उन्हें पता है, फर्मेंटेड ओलिगो फर्मेंटेड ओलिगो डाई मोनो सैकराइड्स एंड पॉलीओल्स डाइट, ये लो होने चाहिए। ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी डाइट में लो होने चाहिए। ये कैसे लो हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब्ज़ी है, सब्ज़ी में वो लिखता है कि जी इस डाइट में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कैरेट खा सकते हैं, यानी कि गाजर खा सकते हैं, और खीरा खा सकते हैं सब्ज़ी में। जो चीज़ें नहीं खा सकते वो क्या है कि गार्लिक यानी लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, और बीन्स जो कि रेड बीन्स होते हैं, जिसे वो हम कहते हैं लोबिया, काला लोबिया, लाल लोबिया जो होता है वो, ये नहीं ले सकते। फ्रूट्स में आ जाएं, फ्रूट्स में वो कहते हैं कि जी स्ट्रॉबेरीज़, आप पाइनएप्पल और अंगूर, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके ये ब्लैक बेरीज आते हैं, वाटरमेलन यानी कि खरबूजा और आड़ू, ये चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। ये चीज़ें आपको तकलीफ देंगी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले को। ये एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ। इसमें अगर आपने डाइट देखनी है तो आप जाएंगे नेट पे लिखें लो FOD डाइट चार्ट, तो आपको सामने पूरा चार्ट आ जाएगा क्या क्या चीज़ें खाने का नहीं। उसमें थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते, थाउजेंड ऑफ चीज़ें जो खा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोश्त में वो कह रहा है चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं आप, लेकिन रेड मीट नहीं खा सकते। ब्रेडेड मीट जिसमें वो ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं वो नहीं खा सकते। सॉसेजेस नहीं खा सकते, तले हुए गोश्त नहीं खा सकते। उसके बाद जो है ऑयल वगैरह आप ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप पीनट से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप बादाम, पिस्ता, ये चीज़ें नहीं ले सकते। उसके बाद आप जो है आटे में जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट रखें अपनी, ठीक है। उसने कहा बीन्स ना लें और सीरियल्स ना लें, और मफ़िन्स जो होते हैं छोटे छोटे मफ़िन्स वो ना लें। जो चीज़ें ले सकते हैं, आलू आप खा सकते हैं, रोटी आप खा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट कोशिश करें, मकई की रोटी या जो है ना आप ये खाने की कोशिश करें। चिप्स वगैरह खा सकते हैं जो कि तले हुए ना हों, दूसरे चिप्स जो होते हैं। और उसके अलावा जो है ये मकई खा सकते हैं। तो ये मोटी मोटी डाइट जो है लो FOD मैप डाइट है। लेकिन मोस्टली मैं एज ए डॉक्टर क्या समझाता हूँ कि इस डाइट को पढ़ लें आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उसमें बेसिकली मैं आप एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद हैं डाइट के। आप अपनी डाइट का एक चार्ट बनाएं। आप चार्ट बनाएं, जिस दिन आप जो चीज़ खाते हैं आपको लगता है कि चीज़ खाने से मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये डाइट आपने अपनी डाइट में से निकाल देनी है। जो डाइट खाते हैं आपको आराम रहता है वो डाइट आप खाते रहें, जो डाइट खाने से आपको प्रॉब्लम होती है वो डाइट आप छोड़ दें। तो इस तरह आप अपने आप डॉक्टर खुद बन जाएंगे और आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बाकी दवाइयों के लिहाज से ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, वो ज़रूर करें। उसमें मोशन को रोकने की दवाइयाँ भी हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने की दवाइयाँ भी हैं, मिक्स टाइप की दवाइयाँ भी हैं। वो सब दवाइयाँ हैं, वो मैं सिर्फ इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मरीज़ खुद ब खुद दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। आपको उस सिलसिले में डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरी ये 2 पार्ट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर या बड़ी आंतों के ऊपर आप लोगों को पसंद आए
आए होंगे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की और बहुत सी मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे इनकरेजमेंट मिलती रहेगी तो मैं और वीडियोज़ बनाता रहूँगा। इससे आपका भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।